तो अभी लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, लोकल वेरिएबल्स है ना। हेलो। हाँ सर, ठीक है। लोकल वेरिएबल करेक्ट। ठीक है, तो हमने लोकल वेरिएबल में एक चीज़ देखी थी, वेरिएबल जिस भी क्लोजेस्ट कर्ली ब्रेसेस के अंदर डिक्लेयर होता है वहीं के अंदर वो विजिबल हो सकता है, उसके बाहर विजिबल नहीं होगा। ठीक है, याद है वाली चीज़। करेक्ट सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पैकेज बनाएंगे और फिर यहाँ पे टेस्ट टाइप कर लेते हैं इससे। अब एक चीज़ बताओ, बेसिस के बेसिस पे वेरिएबल विजिबिलिटी टेस्ट। तो ये मैं अभी पुराना वाला पूछ रहा हूँ जो हमने किया था। ठीक है, मैं अभी एक फॉर लूप लगा रहा हूँ, आई लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस। ठीक है, नूर इतना समझ आता है तुम्हें क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ थोड़ा लाइक हम लोग क्लास डिफाइन कर रहे हैं बस। यहाँ पे हमने क्लास डिफाइन करी है, यहाँ पे हमने हाँ, फॉर लूप लगाया है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट तो देखी थी थोड़ी सी भी। कंडीशन नहीं 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 सर। फॉर लूप नहीं देखा? हम्म, देखा है, हम्म, लेकिन सी में देखा हूँ, लाइक जावा में नहीं देखा था। अरे सेम है, कोई फ़र्क नहीं होता, सब लैंग्वेज में सेम होता है। जावा स्क्रिप्ट में भी जाओगे तो ऐसे ही लिखोगे, डिट्टो सेम होता है, कोई इशू नहीं होता। तो इसमें आई ज़ीरो से लेकर जब तक 5 से कम ना हो जाए, तो मतलब 5 बार चलेगा ये ना, 0 1 2 3 4। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, 0 1 2 3 4। ठीक है, आ गई, आउटपुट विजिबल है ना। यस। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, अब मैं पहले से कमेंट आउट कर दूँगा। एंड लास्ट टाइम वैल्यू क्या थी आई की, 4 है ना। तो लास्ट वैल्यू ऑफ आई, लास्ट वैल्यू ऑफ आई और आई। अब मैं अगर इसे कमेंट हटा के रन करूँगा तो क्या होगा, आउटपुट क्या आना चाहिए? आउट। योगेश हाँ। बताओ। आउट। अभी ये तो इंटरनल हो गया, मतलब आउटपुट में अनडिफाइंड बन सकता है। अनडिफाइंड? अनडिफाइंड जावा में तो, जावा की लैंग्वेज तो नहीं है यार अनडिफाइंड। ओके। नॉट इन इनिशियलाइज, नॉट सॉरी नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे कैन नॉट फाइंड सिंबल आएगा। ठीक है, ओके। अनडिफाइंड तो ये उसकी लैंग्वेज लग रही है ज़्यादा मुझे, जावा स्क्रिप्ट की। तो यहाँ पे अब ये जो कल बताया था ना ये कली प्रिंसेस के अंदर ही रहता है, ये कली ब्रेसेस के अंदर विजिबिलिटी। तो जो फॉर दिखने में तो बाहर है इस कली ब्रेसेस के, लेकिन इस ये अगर वाइल लूप करेंगे तो ये जो आई है ये इसके अंदर ही मान जाती है यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ से ध्यान रखना कि कोडिंग क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत बार होता है कि दो दो फॉर लूप लगा देते हैं और दोनों में सेम आई यूज़ करते हैं। तो 3 4 तरीके होते हैं जब कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको तो यहाँ पे कमेंट करके डाल देता हूँ कि नॉट फाइंड सिंबल आई। एंड इसको भी कमेंट कर देता हूँ, ये एरर देगा। अभी इसको रिमूव कर दूँगा, लेकिन जैसे अगर कोई क्वेश्चन है हमारा कोई भी ले लो, तो उसमें क्या होता है अपना सेम वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं। मान लो कोई डीपी का क्वेश्चन था, डायनामिक प्रोग्रामिंग का, फिर उसमें इंट और यहाँ पे मुझे कुछ सेट करना है। एडिट डिस्टेंस पता है प्रॉब्लम होती है एक डायनामिक प्रोग्रामिंग की, नोट तुम्हें शायद नहीं पता हो। तो उसके अंदर अपने को वैल्यू सेट करनी होती है डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मैं 0 रखूँगा और फिर यहाँ पे मैं आई लिख दूँगा। ठीक है, हाँ और फिर जी। डिटो सेम मैं दूसरी बार 1 रख के यहाँ पे, सॉरी इस बार मैं यहाँ पे आई रखूँगा, यहाँ पे 0 रखूँगा। तो मैं दोनों बार सेम वेरिएबल्स यूज़ करके काम चला रहा हूँ अपना। अब इसमें ये एरर दे रहा है, मैंने वैल्यू सेट नहीं करी है 5 5, और ये अभी भी दे रहा है नॉट अ स्टेटमेंट। ओह अच्छा ठीक है, इक्वल्स टू आई, इक्वल्स टू आई। अभी मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है, एक बार रो की एक बार कॉलम की। तो जब ऐसे सॉल्यूशन देखते हैं तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये ऊपर भी आई था नीचे भी आई, डिक्लेयर कैसे कर दिया 2 बार। वो एक बार डिक्लेयर हो गया, फॉर लूप ख़त्म हुआ, डिलीट हो गया। अब कोई उस इस अच्छा कली ब्रेसेस भी नहीं लगाया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कली ब्रेसेस लगा दिए मैंने।
तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर तक ही इसकी वो थी, रेंज थी इस लोकल वेरिएबल की। मेथड के अंदर भी नहीं थी, खाली इस फॉर लूप के अंदर थी। फॉर लूप खत्म हुआ, ये जो आई वेरिएबल है अब ये एग्जिस्ट नहीं करता, ख़त्म हो गया, डेड, कोई एक्सेस नहीं कर सकता इसे। तो मैंने दोबारा मैं यहाँ पे फिर से डिक्लेयर कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है इसमें। लोगों को लगता है कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, लेकिन कंपाइल टाइम एरर नहीं आता है। ओके, अब अगर हमने ये देख लिया है, बस एक सेकेंड तो मैं अभी आता हूँ वापस। ओके, इसे करते हैं रिमूव। अभी हमने लोकल वेरिएबल जो देखा था उसके बारे में सब चीज़ क्लियर है ना? कितने मॉडिफायर्स ऐड कर सकता हूँ मैं लोकल वेरिएबल के साथ? एक, खाली फाइनल, ठीक है। लोकल वेरिएबल को मेमोरी कब मिलती है? ये हमने नहीं किया था। ओके, थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। DPI इमेज रिसाइज सैंपल, ठीक है। हमने यहाँ पे देख लिया था ना बेसिक आइटम। तो जब भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं एक्सेस मॉडिफायर होता है। एक्सेस मॉडिफायर की लिस्ट हो सकती है पूरी, दोनों एक्सेस मॉडिफायर्स हैं। विद टाइम समझ आ जाएगा कौन कौन से लीगल होते हैं और कौन कौन से हम एक दूसरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद आपको लिखना पड़ता है यहाँ पे टाइप, आपको कौन सा डेटा टाइप चाहिए, राइट। एंड देन नेम, उसके बाद उसकी वैल्यू चाहिए होती है हमें। तो ये मतलब एक प्रॉपर एक तरीका है लिखने का। इसमें मैंडेटरी आइटम कौन सी है? ये वाली। राइट। आपको वेरिएबल नेम चाहिए, वैल्यू चाहिए। वैल्यू मतलब इनिशियलाइज़ करनी पड़ेगी बाद में, वो अलग आइटम है, नहीं करोगे वो भी चलेगा। बट वेरिएबल टाइप और वेरिएबल नेम, ये दो आइटम तो मैंडेटरी है, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। और हमने बाकी ये देख लिया था कि 3 टाइप होते हैं, है ना? लेकिन इन 3 टाइप में से हमने खाली भी लोकल वेरिएबल देखा है, और इसमें हमने ये देख लिया कि जो भी इनसाइड डिक्लेयर करते हैं हम मेथड के, कंस्ट्रक्टर के या ब्लॉक्स के। अभी हमने कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक्स नहीं देखा क्योंकि अभी हमने वो टॉपिक अभी हाथ ही नहीं लगाया। तो इवेंचुअली बाद में जब भी यूज़ करेंगे हम तो सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लग जाएंगे, सीधे सीधे, कोई डिफरेंस नहीं होता उसके अंदर। फिर यह कि जो भी हमारे लोकल वेरिएबल होते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि खाली मेथड, कंस्ट्रक्टर और ब्लॉक के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकते हैं, उसके बाहर यूज़ नहीं हो सकते। पर उसका तो मैंने एक बहुत तगड़ा एग्जांपल दे दिया है कि खाली वो मेथड के अंदर नहीं, क्लोजेस खाली ब्रेसेस के अंदर ही होता है एक्सेसिबल, ठीक है। ये एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट था। मतलब हर जगह यही दिखेगा, ऑनलाइन कहीं पे भी ढूंढोगे, बट होता ऐसा नहीं है, होता खाली ब्रेसेस के पास है। और हमने ये भी देख लिया था कि एक मेथड के अंदर दूसरे मेथड को हम नहीं कर सकते। डिट्टो सेम एग्जांपल हमने देखा था लास्ट क्लास में। फिर लोकल वेरिएबल मेमोरी, अब एक चीज़ है इसमें ना, मेमोरी होती है। अब 3 मेमोरी के टाइप याद रखना। जावा में यहाँ पे ही हमने एलिमेंट्स के अंदर, वेरिएबल्स के अंदर, बेसिक्स के अंदर पैरामीटर डेटा टाइप ये बना रखा है ना। यहाँ पे हम एक मेमोरी टाइप्स, ठीक है। अब जावा के अंदर क्या होती है? 3 मेमोरी होती हैं, 3 बेसिक ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ मेमोरी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, कोई आइडिया किसी को? सबसे पहले होती है स्टैक, ठीक है। हाँ फिर होती है हीप, और फिर कहते हैं नॉन हीप, 3 होती हैं। अब यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल होता है वो जाता है स्टैक मेमोरी में। ओके, टिक्का आइकन कैसे बना दें? ट्रू। जो इंस्टेंस होता है अभी हम देखेंगे वो जाता है हीप में, और जो स्टैटिक होता है वो जाता है नॉन हीप में। अब इसमें हमारी एक पूरे क्लास होगी गार्बेज कलेक्टर और बाकी चीज़ों की, जो मैं 2 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये बताओ कि इसमें ये असलियत में कहाँ पे डेटा सेव होता है? ये जो मैं बोल रहा हूँ स्टैक हीप और नॉन हीप, ये कंप्यूटर के असलियत में कहाँ पे है? रैम। बिल्कुल सही, नाइस। तो ये तीनों रैम के साथ ही वर्क करेगी। और रैम कैसी होती है? अगर मैं सिस्टम बंद करके खोलूँगा तो क्या होगा रैम की मेमोरी के साथ? डिलीट होती है। बिल्कुल सही।
तो अगर मेरी मशीन ऊपर रन कर रही है कोई से भी और उसमें से डेटा मैंने मशीन बंद करके मुझे रीस्टार्ट करनी पड़ेगी, कोई भी रीज़न है रीस्टार्ट करने का कि कुछ फेलियर आ गया या कोई एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं थी, एरर आ गया, तो किसी वजह से वो बंद हो गई, दोबारा रीस्टार्ट होती है, तो जितने भी मेरे लोकल वेरिएबल्स है कुछ भी रखा है मैंने, लोकल इंस्टेंस स्टैटिक मतलब नहीं, मेरा सारा डेटा उड़ जाएगा। क्यों उड़ जाएगा? क्योंकि डेटा कौन होल्ड करता है? वेरिएबल्स। और वेरिएबल्स कितने टाइप के हैं? 3। और तीनों कहाँ कहाँ पे रखते हैं मेमोरी? स्टैक, हीप और नॉन हीप। और तीनों ही डेटा रियल में कहाँ पे रहता है? रैम। और असलियत में रियल लाइफ में रैम बंद करके खोलते हैं तो डेटा उड़ जाता है। राइट। तो सारे डॉट्स जोड़ोगे तो अगर मेरी मशीन डाउन गई तो मेरा सारा डेटा उड़ जाएगा। इसीलिए बाद में जो क्यू सिस्टम्स आए हैं, बहुत सारे कैश सिस्टम्स आए हैं, वो इसलिए आए हैं अगर मशीन डाउन भी हुई तो फॉल्ट टॉलरेंस मिल जाए हमें। ये बहुत ही आगे की कॉन्सेप्ट है, तो वैसे ही बता दिया, बस अभी याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये पता चल गया ना कि अगर मेरी मशीन डाउन जाएगी तो बंद हो जाएगा। या दूसरा, अगर मैंने java.exit भी कर दिया ना, JVM भी अगर बंद हो गया, मैंने अगर यहाँ से ये रेड आइकन में क्लिक कर दिया, रन करते हैं तो यहाँ पे रेड आइकन क्लिक कर दिया, तब भी JVM भी बंद होगा तो मेमोरी अब डिलीट नहीं होती। कंप्यूटर साइंस में एक चीज़ याद रखना, जब हम डिलीट की बात करते हैं ना, ओके जब भी डिलीट की बात करते हैं, मान लो मेरे पास ये एरे है 1 2 3 4 5 है डेटा, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि 3 डिलीट कर दूँ, तो कैसे डिलीट होता है? मेमोरी निकल जाती है। मेमोरी निकल जाती है। नहीं मतलब 1 2 3 4 5 है, हम्म, उसका जो ये होता ये है कि 3 जो है, अभी ये थोड़ा एरे नहीं लेते, एरे में तो फिक्स मेमोरी होती है। ये लिंक लिस्ट बना रहा हूँ मैं इसका, ठीक है। ये लिंक लिस्ट बना दिया। अब मैं कहता हूँ उसमें फोर्थ नोड डिलीट कर दो या थर्ड नोड डिलीट कर दो, तो अब यहाँ से तो लिंक लिस्ट में तो ये सीधा कॉमन है, इसको हटा दिया है ना। अब पॉइंटर 2 का 4 की साइड कर दिया, काम खत्म। राइट। लेकिन अब ये 3 की जो मेमोरी थी, 3 किसी एड्रेस में था ना मेमोरी, तो वो तो अभी भी यहीं पे एग्जिस्ट तो कर ही रहा है, हमने पॉइंट चेंज कर दिया, तो हम बस इसे मार्क कर देते हैं इस मेमोरी को कि ये रीराइटेबल मेमोरी है। 3 हम डिलीट नहीं करते, ऐसा कोई ऑपरेशन है ही नहीं कंप्यूटर साइंस में किसी को आप डिलीट कर दो। डिलीट करेंगे तो क्या करेंगे? ये इंटीजर था यहाँ पे, क्या ज़ीरो कर देंगे? अब मान लो इसमें यहाँ पे कोई मूवी थी तो क्या करोगे? या बुलियन था तो क्या फॉल्स कर दोगे? तो हम कुछ भी नहीं करते डिलीट के टाइम पे। डिलीट के टाइम पे उसको बोल देते हैं ये एरिया यूज़ करने के लिए अब रेडी है, अगर आपको कुछ और यहाँ पे डालना है तो आप डाल सकते हो, रीराइट कर सकते हो। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कहते हैं हम आपका डेटा लॉस्ट डेटा रिकवर करके दे देंगे, कभी काम करते हैं कभी नहीं करते। रीज़न होता है, अगर आपकी जो मेमोरी थी, आपकी जो मूवी आपने डिलीट करना है, कुछ भी फ़ोटो वोटो कुछ भी बैकअप आपने डिलीट करने के लिए रखा था, तो वो हो गई थी फ्री टू डिलीट। उसमें से कुछ आपने ओवरराइट कर दी कुछ एडिशनल मेमोरी डाल के, तो वो एरिया चला जाएगा, और नहीं की तो उतना वो रिकवर हो जाएगा। तो मान लो कि 3 और 4 दोनों डिलीट करने की कोशिश कर रही थी, तुमने दोनों डिलीट कर दिया। अब मान लो फ़ोटोज़ थी 2, अब तुम 3 की जगह हमने कोई और एरे बनाया, उसमें हमने कुछ -100 डाल दिया, अब इसने 3 को -100 कर दिया। अब जो 4 बचा, मान लो 4 तुम्हारी एक इमेज थी, तो अब 2 की जगह तुम एक ही इमेज रिकवर कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ और आ गया, रिप्लेस कर दिया हमने, करप्ट हो गया। और ज़रूरी नहीं है कि पूरा है, अब ये तो 4 बाइट है ना। अब यहाँ पे अगर मैं खाली फॉल्स भी ला दूँ, ये तो 1 बिट का काम है, मैं एक एरे ऑफ बुलियन कर दूँ तो ये 1 बिट का काम है, तो मैंने 1 बिट डाल दी। अभी तो बहुत सारा डेटा फ्री था ना यहाँ पे, 4 बाइट थी क्योंकि हमारे पास इंटीजर की, तो बट 1 बिट डालने से भी वो डेटा करप्ट हो गया, क्योंकि अब तो कोई सेंस नहीं बनाएगा ना उसका। अगर इसने मोस्ट कॉमन बिट उठा ली होगी जो हमने लास्ट टाइम देखा था, तो ख़राब हो गया मामला, साइन ही गायब हो गया मेरे इंटीजर से, तो मैं क्या करूँगा? इंटीजर ही कहाँ बचा हो बेचारा। तो ये सीन चलता है मतलब बैकएंड पे। अब अगेन ये भी जावा से रिलेटेड नहीं है, कंप्यूटर साइंस के टॉपिक थे। अब मेमोरी टाइप अपनी होती है 3 होती है रैम में, ये चीज़ है बस मेन देखने वाली, वो तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी जो शेयर की थी। तो अब कितनी टाइप की मेमोरी होती है? दोनों बोलो एक साथ। स्टैक, हीप, नॉन हीप। तो मेरे जो लोकल वेरिएबल्स हैं वो जाते हैं स्टैक मेमोरी में, जो मेरे इंस्टेंस वेरिएबल हैं वो जाएंगे हीप मेमोरी में, और जो मेरे स्टैटिक हैं वो जाएंगे मेरे नॉन हीप में। अब डिफरेंस क्या है? लोकल तो हमने देख लिया है ना, लोकल पे अब एक चीज़ देखनी चाहिए, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया है क्या होता है? बहुत धीरे आवाज़ आ रही है यार, 1 सेकंड को मैं वॉल्यूम तेज करता हूँ थोड़ी। हाँ दोबारा बोलो।
हाँ बिल्कुल सही, लीफो। नूट तुम्हें आइडिया है? नहीं सर, नहीं नहीं आइडिया। हाँ नूट यार तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, सही में नहीं है सर। मैं कुछ थोड़ा बहुत तो देख लेते हैं कुछ चीज़ें, बट कोई नहीं, अभी टाइम दे दो, अभी तुम्हें थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए। तो लीफो में होता क्या है, कुछ नहीं है, जो ये LIFO है ना, लीफो कुछ नहीं है, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब कुछ नहीं है, अगर तुमने 10 आइटम एक साथ डाली, 1 2 3 4 5, तो तुमने लास्ट में कौन सी आइटम डाली थी? 5 डाली है ना, तो ये निकालेंगे भी हम सबसे पहले। 4 5। जो लास्ट टाइम पे सबसे लेटेस्ट जो हमने डाला है वो सबसे पहले निकल जाएगा बाहर। तो ये एग्ज़ाम्पल ऐसे लेते हैं बुक शेल्फ से। अगर लीफो एग्ज़ाम्पल देखोगे तुम, सर्च करोगे लीफो एग्ज़ाम्पल, और इन रियल लाइफ या इमेजेस, कहाँ इमेजेस, तो यहाँ पे बुक्स है ना, तुम बुक्स को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखोगे अगर, तो तुम सबसे पहले लास्ट किस, वाला सबसे ऊपर रहेगा। हाँ तो सबसे पहले तुम सबसे ऊपर वाली निकालोगे ना, बिना तोड़े। करेक्ट। तो यही होता है लीफो। तुमने एक बुक रखी, 2 बुक रखी, तीसरी बुक रखी, तो तुम सबसे पहले निकालोगे कौन सी दिखेगी कि तुम्हें, कौन लास्ट। सी जो सबसे लास्ट में डाली है। तो यही लीफो है। एक और होता है फीफो, उसमें जो सबसे पहले डाली वही सबसे पहले निकलती है। वो जाएगा जैसे रेलवे स्टेशन में टिकट हम लेने जाते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे आगे लगा हुआ है उसी को सबसे पहले टिकट मिलेगी। तो अब इसका नाम अगर हमारी मेमोरी का स्टैक है, तो कुछ तो काम करती होगी ना स्टैक की तरह, वरना इसका नाम स्टैक क्यों रखेंगे। तो इसमें सीन ये होता है, जो भी मेथड स्टैक सबसे पहले बनता है, ये मेमोरी स्टैक की तरह काम करती है। जो भी स्टैक सबसे पहले बनेगा, सबसे लेटेस्ट बनेगा, वो सबसे पहले डिलीट हो जाता है। तो ये सीन चलता है। तो लोकल मेमोरी में क्या सीन चलता है, जैसे ही लोकल वेरिएबल, अभी हमने यहाँ पे ना, अभी हमने एक चीज़ में ध्यान नहीं दिया था कि इसको मेमोरी एलोकेट कब हुई। जैसे कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं इसमें। यहाँ पे मैंने लोकल वेरिएबल ए लिखा हुआ है ना डिक्लेरेशन में, इसको मेमोरी कब मिली होगी? जब मैंने लोड किया, जब मेरा ये मेन मेथड चला, जब कब मिली होगी इसको मेमोरी? इसको 4 बाइट चाहिए ना, इसको 4 बाइट चाहिए। ये तो हमने पहली क्लास में देख लिया ना, इंटीजर है, 4 बाइट चाहिए इसे। राइट। बट कब चाहिए इसे 4 बाइट? और इसको भी 4 बाइट चाहिए, लेकिन कब चाहिए? और मेरी 4 बाइट ये कब खाली करेंगे? क्योंकि भाई मेरी तो कंटिन्यूएशन प्रोसेस है ना। कोई बंदा अगर मैं फेसबुक में लॉगिन कर रहा हूँ, तो मेरी प्रोफाइल तो बहुत बड़ी होती है, मेरे पास फ़ोटो होगी, वीडियो होगी, पता नहीं क्या क्या डाला होगा मैंने। तो अब ये जो सारा डेटा मैंने उठा के रखा हुआ है अपने पास, मंगा लिया, तो वो मशीन में कब तक रहेगा? एक लिमिट देनी पड़ेगी ना उसकी। अगर मैंने सारे यूज़र फेसबुक के, तो शायद 1 बिलियन से भी ऊपर यूज़र हैं उसके, तो अगर वो सब लोग आ जाएँ, उनका डेटा हम डिलीट नहीं करें, मैं सब लोड करके रख ले रैम के अंदर, तो रैम खरीदते खरीदते बिक जाएगा। राइट। तो अभी हमको ये पता होना चाहिए ये कब लोड करना है अपने को, कब अनलोड करना है, या कब मेमोरी एलोकेट करनी है, कब डिलीट करनी है। तो बताओ कोई सा भी तुम्हें कुछ भी क्या लगता है फ़िलहाल कब होनी चाहिए? कुछ भी एग्जांपल अगर देना चाहते हो तो बताओ। मेन मेथड लोड होगा तभी होगा। नहीं, लोकल एक चीज़ बताओ, यहाँ पे मेरे ये फ़िलहाल तो मैंने यहाँ पे एक ही मेथड बनाया ना ये। अब यहाँ पे अगर 5000 मेथड होते मेरे, अब 5000 मेथड के हर एक वेरिएबल जिसका यूज़ भी नहीं हो रहा, अगर मैं उसको मेमोरी देता फिरूँगा, तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना मेरे लिए। तो जब यूज़ ही नहीं हो रहा, जब तक उसको मेमोरी क्यों देनी? तो होता क्या है, जैसे ही ये मेथड स्टार्ट होगा, ये तो नॉर्मल मेथड है, मेन मेथड, ओह शिट, सही है, तुम सही कह रहे हो, मुझे लग रहा था दूसरी जगह से आ रहा है ये, ठीक है। जैसे ही मेन मेथड स्टार्ट होगा, वैसे ही ये मेमोरी मिल जाएगी इसे। तो दूसरा देखते हैं, ये वाला A1, ये वाला मेथड, इस एग्जांपल से बताओ, ये M1 मेथड को कब मिलेगी मेमोरी? इसको भी 4 बाइट ही चाहिए ना, कब मिलेगी इसे मेमोरी? जब ये क्लास कॉल होगा। जब ये मेथड कॉल होगा, हाँ, ये क्लास का मेथड होगा। ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे int c = 20 होता, मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया एक क्लास का, जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, जब नहीं मिलेगी मेमोरी। राइट। मेमोरी मिलेगी जब मैं इसको कॉल करूँगा, कॉल करेगा, फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है। तो मिलती कब है मेमोरी लोकल वेरिएबल्स को? जब हम कॉल करते हैं किसे?
मेथड कॉल। Yes. तो मेथड कॉल करते हैं तो अब मुझे मेमोरी मिल जाती है, और फिर डिलीट कब होगी मेमोरी? जैसे ही मेथड की इस लाइन तक मैं पहुंच जाऊंगा Okay. तो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेमोरी डीएलोकेटेड, और यहाँ पे जैसे ही ये मेथड कॉल होगा वहाँ वैसे ही इस लाइन को एग्जीक्यूट करने से पहले ही ये मेमोरी एलोकेट हो जाएगी मुझे। ठीक है, Okay. तो मेरे सिस्टम पे अगर 10 बाइट ही थी टोटल, तो मैंने M1 जैसे ही कॉल किया यहाँ पे पीछे से, M1 जैसे मैंने यहाँ से M1 कॉल किया, M1 रन होने से पहले पूरा एक स्टैक बनता है, वो मैं दिखाऊंगा बाद में, जो पूरा वेरिएबल का मेथड हो जाएगा तो मेथड के स्टैक होता है, मेथड की क्लास के एंड में देखेंगे वो पूरा एक मेथड स्टैक क्रिएट होता है एक। उस स्टैक के अंदर इसके में मुझे जिस लाइन पे मैं पहुंचता हूँ उस लाइन के मैं लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करते हुए चलता हूँ, डिक्लेयर करते हुए। तो इस जब तक ये लाइन मेरी यहाँ पे 9 लाइन एग्जीक्यूट नहीं हो रही, जब तक कोई 4 बाइट नहीं मिल रही, ठीक है। Right. तो अब मेथड में यहाँ पे अगर मैं int c = 20 कर दूँगा तो इस लाइन पे तो मुझे 4 बाइट मिल गई, और फिर Right. इस लाइन पे मेरी फिर से 4 बाइट मिल गई। तो अगर मेरे पास 10 टोटल बाइट थे, अब मेरे पास खाली 2 बाइट बची। बट जैसे मैं यहाँ पे पहुँचा तो ये इसने पूरा स्टैक डिलीट कर देगा, ये जहाँ पे सारी मेमोरी है ना Okay. वो डिलीट हो जाएगी और फिर पीछे चल जाएगा वो। तो अब ये कितनी फ्री हो जाएगी मेरे पास? 8 बाइट फ्री हो 8 जाएगी। बाइट. तो लोकल जो मेरा वेरिएबल है, जो स्टैक मेमोरी है, इस स्टैक मेमोरी में जो मेरा लोकल वेरिएबल है, इसके साथ क्या होता है ये मेरा उसमें रहता है, क्या कहते हैं, तुरंत डिलीट हो जाता है। जैसे ही मेरे पास मेमोरी, जैसे ही मेथड कॉल करूँगा वैसे ही मेमोरी एलोकेशन हो जाएगा, और जैसे ही मेरा ख़त्म होगा, मेथड ख़त्म होगा, वैसे मेरी मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी। ठीक है, तो लोकल वेरिएबल के साथ ये चलता है। दिखा यहाँ पे मेथड स्टार्ट्स लो फॉर द लोकल वेरिएबल मेमोरी एलोकेटेड व्हेन द मेथड स्टार्ट्स, ठीक है, एंड मेमोरी रिलीज्ड व्हेन मेथड इज़ कंप्लीटेड। Right. ठीक है, अब दूसरे वेरिएबल के पास आते हैं, वो होता है इंस्टेंस वेरिएबल। ठीक है, नॉन स्टैटिक लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस में। अब इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल दो अलग अलग वेरिएबल होते हैं। तो इंस्टेंस वेरिएबल कौन सा हुआ? लोकल वेरिएबल तो हम देखो समझ आ गया कि Right. कोई भी मेथड कंस्ट्रक्टर या ब्लॉक के संदर्भ में लिखूंगा तो वो जाता है लोकल वेरिएबल। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों के बाहर लिखता हूँ लेकिन किसी क्लास के अंदर लिखता हूँ, Right. अब इसका मतलब क्या हुआ? पुराना एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, इस एग्जांपल का काम चलेगा, ए में देखते हैं। तो ये मेरा मेथड है एक, ये मेरा मेथड एक है ना। Right. तो मेथड के बाहर होना चाहिए, मेथड कंस्ट्रक्टर ब्लॉक सबके बाहर होना चाहिए, लेकिन क्लास के अंदर होना चाहिए। ठीक है, Right. तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर चाहिए, लेकिन मुझे इसके बाहर चाहिए और इसके भी बाहर चाहिए। तो कौन सी जगह मिली? बची हुई है यहाँ पे। तो int = 10, तो ये कौन सा वेरिएबल हो जाएगा? ये इंस्टेंस हो जाएगा। Sounds correct. ठीक है, तब इससे हम लेके चलते हैं इंस्टेंस, उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल के एग्जांपल के अंदर। तो यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बेसिक्स, ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल बेसिक्स के अंदर हम अभी देखेंगे डिक्लेरेशन। अब इसकी विजिबिलिटी कहाँ तक होगी, कोई बताएगा? अगर मैंने यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा प्राइवेट लिखना है इसके आगे, ठीक है। वो मैं बाद में बता दूंगा जब वो प्रूफ्स खत्म होंगे, जब समझ आ जाएगा क्यों लिखते हैं प्राइवेट, लेकिन आदत रहे हमेशा लिखने की, वरना कोड रिव्यू में डांट खाओगे। तो प्राइवेट int a 10 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी विजिबिलिटी कितनी है? कहाँ तक ये विजिबल हो सकता है? मतलब अगर मैं पब्लिक वॉइड m1 लिखूँ और ये इसके अंदर अगर मैं सिस आउट करने की कोशिश करूँ एक को, तो क्या हो जाएगा? होना तो चाहिए क्यों? कि इट इज अवेलेबल ऑल द क्लास, मतलब पूरे क्लास में अवेलेबल हो। पूरे क्लास में अवेलेबल है, मतलब मैं कहीं पे भी कुछ भी करूँगा ये Yes. एक्सेस कर सकता हूँ इससे? यस, क्लास में आना चाहिए। अच्छा ठीक है, तो तुम कह रहे हो अवेलेबल है, ये कुछ और रीज़न है इसका तुम्हारा बोलने का कि ये क्यों अवेलेबल है पूरी क्लास के अंदर?
वो क्लास वेरिएबल है। ये डिक्लेयर यहाँ पे हुआ है ना, यस तो क्लोजेस्ट कर्ली ब्रेसेस कहाँ है? यहाँ पे। यस तो मतलब इसकी विजिबिलिटी कहाँ तक होगी? यस, क्लास के अंदर। पूरी क्लास के अंदर तक। यस यस। तो यार तो रीज़न बताओ ना, ये थोड़ा ना क्या। और अभी इसमें भी एक कैच आएगा, अभी तुम वैल्यू ऑफ ए करोगे तो यहाँ पे तो विजिबल रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं मेथड को स्टैटिक कर दूंगा तब ये विजिबल नहीं रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे। ओके तो ऐसा कुछ नहीं होता कि मतलब ये समझ आ जाएगा क्यों सीन हो रहा है थोड़ी देर में। तो इसकी विजिबिलिटी देख लेना कहाँ तक है। अब यहाँ पे सबसे पहले अब कॉन्टेक्स्ट एरिया देखने की ज़रूरत है हमें। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक चीज़ बोली थी कि डिक्लेरेशन अगर मैं करता हूँ किसी जावा वेरिएबल को, है ना, याद है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ और बिना इनिशियलाइज करे अगर मैं यूज़ करूँगा तो मुझे एरर आएगी, यस एरर आती है। है ना। उसका रीज़न क्या था, क्या बताया था? क्योंकि लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइजेशन नहीं मिलती है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं करता है जेवीएम। ओके ओके अगर आपने लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर किया है तो आपको वो करना पड़ेगा, डिक्लेयर करके ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसी क्लास में अगर ध्यान दिया हो तो मैंने एक और चीज़ बोली थी, बट इसका लॉजिक ये नहीं होता, इसका दूसरा लॉजिक आप ऐसे ले सकते हो। कोई भी अगर मेमोरी हीप के अंदर है, ठीक है, ओके अब रिगार्डलेस वो कौन से हीप है, स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है, तो उसके इस हीप के अंदर अगर एग्जिस्ट कर रही है तो जेवीएम उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देगा। ओके तो अब इस इंफॉर्मेशन के साथ ये बताओ कि मेरी उसको मेमोरी मिलेगी नहीं मिलेगी, इस इंटे वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट मेमोरी प्राइवेट मिलेगी? इंटेल का उसको मेमोरी मिलेगी क्योंकि वो हीप में स्टोर है। क्यों मिलेगी? वो हीप में स्टोर है। हाँ, क्योंकि हीप में स्टोर रहा है, बिल्कुल सही। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसको अगर मैं पहले डिलीट कर दूँ, ठीक है, तो इसका एग्जांपल का नाम ही चेंज कर देते हैं। ये दो एग्जांपल हो रहे हैं, है ना, इसमें विजिबिलिटी भी देख रहा हूँ मैं और साथ में डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देख रहा हूँ, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल विजिबिलिटी एंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होगी? ब्लैंक करेगा, ब्लैंक कर दोबारा बोलो। डिफ़ॉल्ट वैल्यू मतलब अभी इसमें इसको ऑब्जेक्ट ए ही रखेंगे और रनर का नाम, नई क्लास का नाम ये रखेंगे रनर, ठीक है। अभी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आते हैं। हमारे सारे वेरिएबल्स जो थे, प्राइमरी डेटा टाइप ये ऊपर टॉप में है ना, दिख गया ये, याद है? अब इसमें एक सेक्शन और बना देते हैं इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ का। देखो बाइट है ना, इंटीजर कितने भी इंटीजर कोई भी आएगा, इंटीजर कोई भी आएगा तो ज़ीरो ही मिलेगा, ठीक है। ज़ीरो ज़ीरो। डेसिमल आएगा तो क्या मिलना चाहिए? जीरो। दोबारा बोलो। जीरो 0.0, ठीक है। मतलब है ज़ीरो ही, लेकिन डेसिमल में तो डेसिमल को भी रिप्रेजेंट करना है तो इसलिए 0.0 हो जाता है। और अल्फ़ाबेट कैरेक्टर में एम्प्टी स्ट्रिंग आती है। और बुलियन अगर मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या लूँगा, फॉल्स। ये सारी है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ठीक है। अब इसमें ये है इनके साइज़ और ये है इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और ये है रेंज, ठीक है। तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पे ए इक्वल्स टू न्यू ए करता हूँ और a.m1 करता हूँ तो कितनी वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए? प्रिंट लगाए भी इसमें, हाँ लगाए। कितनी वैल्यू प्रिंट होगी? एन का फंक्शन क्या है? जीरो। बिल्कुल सही। अब अगर मैं रन करता हूँ इसको तो ज़ीरो होगी क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो मिलेगी इसकी, ठीक है। बट ये काम हम उसके साथ नहीं कर सकते, लोकल वेरिएबल के साथ, क्योंकि ये खाली डिक्लेरेशन है। ये डिक्लेरेशन है, ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है ना। इनिशियलाइज किसने किया है? इनिशियलाइज किया जेवीएम ने, डिफ़ॉल्ट वैल्यू देखिए जो है ज़ीरो। मतलब जेवीएम में को समझा नहीं कर रही, मतलब दोबारा बोलो। जेवीएम का मुझे समझा नहीं है तो जेवीएम क्या है? जेवीएम है जावा वर्चुअल मशीन। जब
कोई भी कोड हम रन कर रहे हैं हम्म, तो अब ये अब जावा की फाइल का अभी जो हमने बनाई है ना यहाँ पे क्लास फाइल, right, ये right. जावा फाइल है, ठीक है। अगर इसको अगर हम देखने जाएं तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैं अगर एल एस करूँ टारगेट एस आर सी, ओके एस आर सी, फिर मेन, और मेन के बाद है जावा, फिर कौन सा बनाया हमने क्लास, अभी ए बनाई है ना, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स के अंदर होगा शायद, एलिमेंट्स जावा के अंदर भी नहीं है, अच्छा कॉम, यार शिट काफ़ी लंबा बात है, कॉम बैच कोड जावा, फिर एलिमेंट्स, अभी भी एलिमेंट्स नहीं है, अब तो आ जाना चाहिए एलिमेंट्स, ठीक है। अब इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। अब यहाँ पे एल एस इंस्टेंस वेरिएबल खाली है, वेरिएबल बेसिक्स, Basic. अच्छा इंस्टेंस ब्लॉक के अंदर चला गया, माय बैड। ये दिख रहा है ना नीचे क्या है, एल एस सी डी इंस्टेंस, ओके वेरिएबल्स के अंदर जाना है पहले, वेरिएबल्स फिर इंस्टेंस वेरिएबल। अब यहाँ पे देखो ये ए डॉट जावा दिख रही है, देखिए Right. तो ये जावा फाइल है यहाँ पे, लेकिन Right. अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टारगेट फोल्डर में इसी के अब यहाँ पे अगर तुम टारगेट फोल्डर देखोगे इसका, टारगेट कहाँ गया, कहीं दिख रहा है टारगेट, रुको इसको छोटा करते हैं, ये रहा टारगेट दिख रहा है। यहाँ पे क्लासेस में जाओगे, अब इसमें एलिमेंट्स के अंदर लोकल वेरिएबल के अंदर यहाँ पे अगर बेसिक हमको कहाँ जाना था, इंस्टेंस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे, Okay. ठीक है। अब यहाँ पे अगर जाएंगे हम, और मैं यहाँ पे एलएस करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ए डॉट क्लास, Okay. ए डॉट जावा से पहले तुम्हारा जो कोड है वो डॉट जावा से कन्वर्ट होता है डॉट क्लास में, Right. और डॉट क्लास क्या होती है, डॉट क्लास होती है हमारी बाइट कोड, और जावा का जो वो है, जावा जो इतनी अच्छी चलती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोलते हैं ना जावा को, कि मुझे अभी अगर जो कोड मैं अपने मैक में चला रहा हूँ है ना ये कोड, Right. लेकिन अगर मैं तुम्हें अपनी जार दूँ तो तुम अपने उस पर विंडोज़ से भी चला सकते हो, और तुम लाइनक्स में भी चला सकते हो, हर एक में चला सकते हो, रिगार्डलेस कि मैंने बिल्ड कहाँ पे किया है। तो राइट वंस रन एनीवेयर, ये लोगो चलता था इसका, और इसीलिए बहुत ज़्यादा फेमस भी हुई थी। मतलब बहुत सारे रीज़न थे जावा के तो फेमस होने के, क्योंकि अपने टाइम का सुपर हीरो था ये। और अभी तो यही डिटो सेम आइटम है। तो ये जो डॉट क्लास फाइल है, अब इसको लोड करता है JVM, ठीक है। जो कंपाइल टाइम एरर आते हैं ना, वो इसलिए आते हैं कि तुम्हारी ये डॉट क्लास फाइल ही नहीं बन पाई, Okay. और रन टाइम एरर आते हैं कि ये जो डॉट क्लास फाइल है इसको रन करते हुए जब कुछ काम कर रहा था मैं, तो उस टाइम पे इशू आ गया। Okay. तो ये डिफरेंस होता है रन टाइम और कंपाइल टाइम पे। तो अभी जो JVM है, जितना भी काम हो रहा है ना पीछे, कोई तो कर रहा है ना, मतलब मैं तो system.out.println जल्दी छोड़ दिया, तो अब कोई तो लोड कर रहा है, कोई तो मेमोरी दे रहा है। Right. तो इन सब के थ्रेड्स चलते हैं ऐसे, वो बहुत ही, जब पूरा कोड जावा ख़त्म होने वाला होगा उस टाइम पे हम देखेंगे कि ये पूरा चलता है। यहाँ पे अलग अलग थ्रेड्स चलेंगे, और उस थ्रेड्स के अंदर थ्रेड ग्रुप्स होंगे, फिर उसके अंदर चीज़ होंगी, क्योंकि अभी तुम देख रहे हो जब मैं यहाँ से रन कर रहा हूँ, कोई तो मेमोरी प्रोवाइड कर रहा है ना, ये चीज़ समझ गए, Right. Right. और कोई मेमोरी डिलीट भी कर रहा है, और फिर साथ में नीचे जो मेरे कंसोल में प्रिंट हो रहा है, तो कोई बंदा ऐसा भी है जो कंसोल में प्रिंट करवा रहा है, Right. फिर कंपाइल करते हुए चेक भी कर रहा है। तो ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं जो ऑपरेट होते रहते हैं पैरेलली। Okay. तो उन सबको करता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन, यही लोड करती है, यही रन करती है, तो पूरा मतलब यही मेन आइटम है। Okay. बट ये इसके बारे में जानना उतना ज़रूरी होता नहीं, अनटिल OCDP के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब OCDP जावा का सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, Okay. उसके भी लेवल्स होते हैं, Okay. तो वहाँ पे काम आती है, उसके अलावा काम नहीं आती। मतलब रियल लाइफ में बहुत रेयर है, अनटिल तुम टेक लीड की जॉब के लिए जा रहे हो, कोई नहीं पूछेगा तुमसे कि भैया JVM का आर्किटेक्चर बता दो, Okay. क्योंकि कॉमन आइटम नहीं है, ठीक है। Okay.
आगे बढ़ते हैं अब। अभी रन करना भी दिखाऊंगा एक बार ना इन सबको। और इसमें ना जार बनती है, जब मैंने बताया था ना यहाँ पे हर बार की जार बनेगी। ये तो क्लासेस के अंदर चले गए थे हम, राइट। है ना यहाँ पे। तो क्लासेस के अंदर हमारा सीधा सीधा वो बन गया जनरेटेड सोर्सेस। तो यहाँ पे हम जाएंगे टेस्ट क्लासेस, जार का है मेरी, टारगेट कॉम क्लासेस से बाहर। यहाँ पे एनोटेशंस पड़ी हैं, यहाँ पे एनोटेशंस पड़ी हैं। और कोर ये जार है क्या ये? टा। ये भी क्लास है मेरी। जार कहाँ चली गई? जनरेटेड जार नहीं बनी, एक सेकेंड। पॉम अगेन, ये सब तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं है। ये जब हम करते हैं वो बैच नेम कोर, अच्छा मैंने डाला ही नहीं यहाँ पे, माय बैड। तो मतलब ये अभी जानने की ज़रूरत नहीं है। पैकेजिंग होती है तो यहाँ पे लिखना पड़ता है कि मुझे किस पैकेजिंग में डेटा चाहिए। तो ये मेवन उस पैकेजिंग के हिसाब से फिर काम करता है। जावा के अंदर यूजुअली दो ही ऑप्शन होते हैं आपके पास, या तो जार लो या तो वॉल लो। तीसरा ऑप्शन आपको नहीं मिलता है यहाँ पे। अभी इसमें टेस्ट एक बार रिलोड करके देखना पड़ेगा इसमें ये जार क्यों नहीं बना रहा है। जब तो मैंने स्प्रिंग बूट हटा दिया बीच में से, इसलिए ये गुस्सा हो गया। चलो अभी बैक टू वेरिएबल चलते हैं। तो ये समझ गया ना इसमें क्या सीन हो रहा है जी? राइट। तो अभी इंस्टेंस वेरिएबल है तो इसकी एक्सेसिबिलिटी पूरे एरिया में जाएगी, पूरी क्लास विद इन द क्लास होगी, क्योंकि ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर होगा। क्लास लेवल कर्ली ब्रेसेस होता है इसका कॉमन, क्योंकि ये डेफिनेशन से ही कहता है कि आपको मेथड के बाहर रहना है, क्लास के अंदर रहना है। तो आपको अगर क्लास के अंदर रहना है, मेथड के बाहर रहना है, तो ऑब्वियसली मेथड ब्लॉक कंस्ट्रक्टर सबसे बाहर रहना है और क्लास के अंदर रहना है। तो तुम्हारा जो कर्ली ब्रेसेस है वो क्लास लेवल ही आएगा। तो क्लास लेवल कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम डिक्लेयर हो तो विद इन द क्लास तुम्हारी एक्सेसिबिलिटी है। ओके। बट अब इसमें इसको कब मेमोरी मिलेगी और कब ये मेमोरी डिलीट होगी इसकी, बताओ। इसकी मेमोरी अभी क्लास को कॉल करेंगे, क्लास कॉल करने पे क्लास को होने पे और M1 फंक्शन कॉल यार M1 मैथ, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे अगर मैंने वैल्यू कर दी 10 है Yes. ना, अब M1 को मैं कॉल कर रहा हूँ तो उसका क्या लेना देना इस 10 से? राइट। तो मेथड कॉल करते हैं, मेथड के अंदर कोई वेरिएबल होता है तो उसकी वैल्यू जब मिलती है जब वो मेथड कॉल होता है। ओके। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक्ड होता है। अगर तुमने ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, इसकी मेमोरी कब मिली? जब मैंने इसको ए इक्वल्स टू न्यू ए करा ना जब। अब मैं इसको डाइसेक्ट करके बताता हूँ क्या सीन होता क्या है असलियत में। जब मैं ए इक्वल्स टू न्यू ए कर रहा हूँ तो हो क्या रहा है यहाँ पे हमारा ये हमारा स्टैक है ना। अरे स्टैक बाद में बनाएंगे। मतलब अभी ये समझ लो कि जो न्यू कीवर्ड है ये प्रॉपर्टी डीलर है, ठीक है। और हमारी प्रॉपर्टी क्या कौन सी है इसमें? जो गुड़गांव हो गया एरिया, ठीक है। प्रॉपर्टी डीलर होता है ना, उसमें तुम बोलोगे भैया मुझे एक काम करो, आप मुझे एक फ्लैट दे दो 200 गज का। तो प्रॉपर्टी डीलर को रिक्वायरमेंट बताओगे ना हमें अपनी। अभी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है? ये प्रॉपर्टी डीलर है न्यू कीवर्ड ये। और ये कहाँ पे डील करता है? जैसे मैंने गुड़गांव बोल दिया तो हमारा न्यू कीवर्ड काम करता है रैम के अंदर, ठीक है। ये रैम के अंदर काम करके निकालेगा कि भाई कितनी मेमोरी चाहिए आपको। पर आपको इसको बताना पड़ेगा भैया रैम में इतनी मेमोरी ढूंढ के लाओ। तो आप बताओगे कैसे? अगर आपने यूजली क्या होता है इंटेल इक्वल्स टू 4 लिखा तो सीधा सीधा ये 4 बाइट का है ना। बी कर देते हैं, ए डिक्लेयर्ड है तो सीधा सीधा पता है जेवीएम को कि भैया ये तो 4 बाइट है, इंटीजर है तो मतलब 4 बाइट चाहिए, मैं ढूंढ के ले आता हूँ। रैम के अंदर ही काम करना है अपने को, तो चुपचाप रैम में जाओ 4 बाइट उठा के ले आओ। ओके। लेकिन जब ऑब्जेक्ट के साथ काम कर रहे हैं इसका तो फिक्स नहीं है ना। तो ये जाता है अभी ये बाद में हम ये जो सेक्शन है ना ये कंस्ट्रक्टर का होता है। ये हम कंस्ट्रक्टर करेंगे जब देखेंगे। तो वो इस क्लास के अंदर घुसेगा। न्यू कीवर्ड जैसे यहाँ पे आया ना ऑपरेटर, ये क्लास है, दिस इज़ द क्लास, दिस इज़ द रेफरेंस वेरिएबल। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, जो भी न्यू रिटर्न करेगा ये ए उस वहाँ पे पॉइंट करने लग जाएगा। न्यू है प्रॉपर्टी डीलर, ये मेमोरी उठा के लाएगा रैम से। और ये ए है कंस्ट्रक्टर यूजली होता है इनिशियलाइज करने के लिए लोकल इंस्टेंस वेरिएबल्स, वो हम अभी देखेंगे बाद में। लेकिन अभी जब मैं ए के अंदर जाऊँगा तो ये न्यू कीवर्ड जाता है क्लास के अंदर और वो देखता है कि भाई मुझे खाली इंस्टेंस वेरिएबल्स देखने हैं कि कितने इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इसके अंदर। अब यहाँ पे अगर मैं प्राइवेट
और यहाँ पे क्या लिख दूँ, एक बुलियन लिख दूँ, बुलियन बी, ठीक है। तो देखिएगा भाई कितनी मेमोरी चाहिए मुझे इस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। राइट 4 बाइट यहाँ पे चाहिए, 4 बाइट यहाँ, माय बैड, 4 बाइट यहाँ पे चाहिए मुझे, 4 बाइट, और नीचे कितने चाहिए मुझे, यहाँ पे चाहिए मुझे 1 बिट। तो टोटल कितना है मुझे मेमोरी चाहिए, 4 बाइट 1 बिट। राइट तो मेरा जो ये प्रॉपर्टी डीलर है न्यू कीवर्ड, ये रैम में जाएगा और देखिएगा रैम में कोई मेमोरी अवेलेबल है जो मुझे इकट्ठी दे दे मेमोरी 4 बाइट 1 बिट की। अगर मिलती है तो ठीक है, और मिलेगी तो इस ऑब्जेक्ट उस इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ कर देगी, मतलब डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने वो डाली तो दी मैंने कोई वैल्यू तो उस वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ कर देगी, वरना डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज़ कर देगी। ओके और यहाँ पे फिर क्या होगा, हीप मेमोरी में जो मतलब रैम है, जहाँ पे भी रैम को उस रैम का एड्रेस होता है, मेमोरी एड्रेस होता है, जैसे हाउस एड्रेस होता है ना, राजेंद्र नगर हाउस नंबर 4, तो वैसे ही रैम में भी एड्रेस होता है। अब रैम के एड्रेस क्या होता है, न्यूमेरिक होता है, रैम का एड्रेस होगा 9 समथिंग ऐसा न्यूमेरिक एड्रेस होता है। तो वो एड्रेस लाके जो ए का वेरिएबल है ये डेटा होल्ड नहीं रखता, ये खाली इस एड्रेस को होल्ड करता है कि जब भी कोई ए को बोलेगा तो मैं रैम के अंदर उस सेक्शन में जाके वैल्यू उठा के लेके आऊँगा। और रैम वैसी फास्ट होती है तो ये सही काम करता है एकदम तेज़। क्लियर हो गया इतना? तो जब भी मैं कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तब इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो मेरा साइज़ होता है वो इंस्टेंस वेरिएबल के ही सम के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, ओके ना ही लोकल वेरिएबल, क्योंकि लोकल वेरिएबल को कब मेमोरी मिलती है, जब मेथड कॉल होता है, ठीक है। अभी स्टैटिक के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। तो इसका क्लास ये इंस्टेंस वेरिएबल का लिंक किसके साथ है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन कब होगा, सॉरी मेमोरी कब मिलेगी, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। ऑब्जेक्ट बेस्ड तो मेमोरी डिलीट कब होगी, खत्म हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब इसमें द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड आर कॉल्ड इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। स्कोप ऑफ द इंस्टेंस वेरिएबल इज इनसाइड द क्लास, ग्लोबल विजिबिलिटी, ठीक है। फिर फॉल द इंस्टेंस वेरिएबल मेमोरी एलोकेटेड ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, एंड मेमोरी रिलीज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, और इंस्टेंस वेरिएबल आर स्टोर्ड इन हीप मेमोरी। अब जो मेन डिफरेंस आता है ना हीप और नॉन हीप मेमोरी में, वो आता है गार्बेज कलेक्टर का। मतलब अगर तुमने कोई हीप मेमोरी में डेटा डाल दिया तो वो तो डिलीट हो सकता है, क्यों कब डिलीट होगा कैसे डिलीट होगा वो हम गार्बेज कलेक्टर के टाइम पे पढ़ेंगे। लेकिन अगर तुमने कोई नॉन हीप में डाला तो वो सिंगल डिफरेंस है, उसमें गार्बेज कलेक्टर काम नहीं करेगा, और गार्बेज कलेक्टर काम नहीं करेगा मतलब कभी डिलीट नहीं होगा, तो वो परमानेंटली स्टक हो जाता है वहाँ पे। तुमने एक बार सेट कर दिया, तुम चेंज करते रहो, उससे मतलब नहीं है, बट वो मेमोरी कभी फ्री नहीं होने वाली। अब तुमने 4 बाइट दे दी, 4 बाइट हमेशा ऑक्यूपाइड रहेगी, तो वो 4 बाइट ऐसा नहीं है कि तुम सोचो वो फ्री कर दूँगा, तुम ऑब्जेक्ट नया बनाओगे वो चल जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। मेथड कॉल करोगे, मेथड के एंड होते ही मेमोरी डिलीट हो जाएगी वापस। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल को एक बार मेमोरी दे दी, अब जब तक तुम्हारी मशीन डाउन नहीं होती जब तक नहीं जाएगी वो मेमोरी, ओके ठीक है। तो स्टैटिक वेरिएबल थोड़ा ढंग से यूज़ करने का। अब इसमें ना स्टैटिक वेरिएबल में आने से पहले हमको एक चीज़ देख लेनी चाहिए कि 2 एरिया होते हैं इसके अंदर, जावा के अंदर, ठीक है। अभी देखा था ना यहाँ पे कि मैंने जब वेब वेरिएबल दिखाया था वो काम नहीं कर रहा था। जावा के अंदर 2 एरिया होते हैं, ठीक है। एक होता है इंस्टेंस एरिया, एक होता है स्टैटिक एरिया, दिख रहा है, राइट। तो इसको जावा की लैंग्वेज में कॉन्टेक्स्ट एरिया कहते हैं, इंस्टेंस कॉन्टेक्स्ट एरिया, ये स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया, ठीक है। तो हम सेम लैंग्वेज ही यूज़ करेंगे। तो अब 2 एरियाज होते हैं हर एक जावा की हर एक क्लास के। तो अगर जो अब दोनों के बीच में डिफरेंस बताता हूँ मैं एक एक करके। तो इंस्टेंस एरिया में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के साथ बाइंड होता है वो, ठीक है, राइट जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार वो एरिया, मतलब इंस्टेंस एरिया से आप जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार उसको नया बनाना पड़ेगा आपको। स्टैटिक एरिया जो होता है वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं होता, वो क्लास के साथ लिंक्ड होता है। राइट तो अगर आपकी क्लास एक है तो आपके उसके अंदर के वेरिएबल मेथड कुछ भी हो मतलब नहीं उससे, वो सब एक ही होगा, ओके ठीक है। दूसरा मतलब जो रीज़न है, दूसरा जो पॉइंट है वही रीज़न है पहले पॉइंट का। जो मेमोरी होती है इसकी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया की, वो नॉन हीप होती है, राइट ठीक है। और जैसे बताया था नॉन हीप कभी डिलीट नहीं होती,
ओके वो हमेशा परसिस्ट करती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से मैं इंस्टेंस एरिया से स्टैटिक एरिया एक्सेस नहीं कर सकता। उल्टा चल जाएगा लेकिन सीधा नहीं चलेगा। स्टैटिक से मैं यहाँ से स्टैटिक एरिया से मैं इंस्टेंस एरिया से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इंस्टेंस एरिया से लेकिन स्टैटिक एरिया एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ से लेफ़्ट टू राइट में जा सकता हूँ, राइट टू लेफ़्ट नहीं जा सकता। इसका रीज़न ये होता है कि जो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है उसकी सारी चीज़ें क्लास लोड टाइम पे ही एग्जीक्यूट हो जाती हैं। मतलब क्लास लोड टाइम क्या है, अभी जैसे डॉट क्लास फाइल दिखाई ना मैंने तुम्हें, तो जो तुमने ऑब्जेक्ट बनाया, हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया ए, अब ए का ए डॉट जावा बनाया हमने रन किया। जेवीएम नहीं समझता ए डॉट जावा, जेवीएम कहता है मैं बाइट कोड समझूंगा खाली। तो ए डॉट जावा को पहले कंपाइल करके हमको ए डॉट क्लास के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर ए डॉट क्लास जावा क्या करता है, लोड करता है। और जब लोड करता है तो इंस्टेंस वेरिएबल को तो मिलेगी नहीं मेमोरी, इंस्टेंस एरिया को मेमोरी नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट बनेंगे जब मिलती रहेगी। लेकिन जितने भी लोड करते टाइम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया की चीज़ें मिलती हैं। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया को हम कैसे डिफाइन करते हैं, खाली स्टैटिक कीवर्ड लगा देते हैं आगे, राइट जिसके भी आगे स्टैटिक कीवर्ड दिखेगा वो स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट एरिया की हमको चीज़ें मिलती हैं उसको हम मेमोरी देते रहते हैं, ठीक है। और वो क्लास लोड टाइम पे ही होता है। और क्लास लोड टाइम जो मैं कह रहा हूँ उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा ये मेन मेथड है तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इस लाइन के भी पहले एग्जीक्यूट हो चुका होगा, सब मेमोरी मिल चुकी होगी। तो जब मैं लोकल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल कर रहा हूँ और स्टैटिक वेरिएबल के अंदर मैं क्लास ए पब्लिक स्टैटिक इंट ए कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी नहीं मिलेगी, बताओ हाँ कौन से एरिया में आता है ये? मतलब एरिया मतलब नॉन हीप में आता है। हाँ, हीप लगा हुआ है ना इसके साथ, तो क्या कम मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी मिलेगी बिल्कुल सही, इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलेगी। इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी भी ज़ीरो ही होगी। और इसका जो साइज़ है वो 4 बाइट ही रहेगा, कुछ डिफरेंस नहीं है। रेंज सब सेम रहेगी। ओके पर क्योंकि ये क्लास लोड टाइम पे ही मेमोरी मिल चुकी है, ठीक है, ओके तो ये ऑब्जेक्ट के साथ तो लिंक हुआ ही नहीं, राइट तो ये क्लास के साथ लिंक हुआ। तो अब चाहे मैं ए क्लास का कितने भी ऑब्जेक्ट बना दूँ मुझे मतलब नहीं है उसके, राइट ये रहेगा एक ही। तो इसको अगर समझते हैं तो इस तरीके से समझो कि कोई एरिया है, एक कॉलोनी है, कॉलोनी के अंदर एक पार्क है, ठीक है। तो वो हो गया कॉलोनी का पार्क, ठीक है। अब उसके अंदर तुम उस कॉलोनी के अंदर कितने भी घर बना दो मतलब नहीं, पार्क कॉलोनी का एक ही है, सबके लिए सेम है, सब एक्सेस कर सकते हैं, ओके तो वो चलता है। अगर मैंने यहाँ पे इंस्टेंस वेरिएबल बनाया, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल ए वो ऑब्जेक्ट के अंदर का चीज़ है, मतलब एक घर के अंदर का एक कमरा मान लो इंस्टेंस वेरिएबल, ओके ओके सब कोई एक्सेस नहीं कर सकता, वही ऑब्जेक्ट है वही अंदर कर सकता है। जो ओनर है हाउस नंबर 1 का वही उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। ओके लेकिन पार्क क्या है, ये ग्लोबल कर दिया मैंने, ये इसमें कोई भी आ सकता है, जिसका भी घर है वो आ सकता है। ओके तो ये डिफरेंस होता है, ये एक ही बनेगा सबके साथ और इसको मेमोरी भी पहले ही मिल जाएगी। तो इसको अगर मेमोरी मिल रही है क्लास लोड टाइम पे तो इसकी मेमोरी डिलीट कब होगी? क्लास अनलोडिंग टाइम पे, सीधा सीधा है, लोड टाइम पे हो रही है अनलोडिंग टाइम पे। ऑब्जेक्ट क्रिएशन पे मिल रहा है तो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय में उड़ जाएगा। ओके मेथड के स्टार्ट में मेमोरी मिल रही है तो मेथड के एंड होते ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ओके तो सीधा सीधा है, जैसे मिल रही है उसके उल्टा होगी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, काम खत्म। ओके अब पर ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, शिट ये नहीं करना मुझे। पब्लिक वॉइड M1 जो चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, सिस आउट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल ए, ठीक है। अब इसको रन भी करना पड़ेगा। अब ये भी देखो सेम है कोई डिफरेंस नहीं है स्टैटिक वेरिएबल में और इंस्टेंस वेरिएबल में। इंस्टेंस वेरिएबल भी मेथड के बाहर है, ब्लॉक मेथड कंस्ट्रक्टर सबके बाहर है और क्लास के अंदर है। अगर मैं इससे ये हटा दूँ स्टैटिक तो ये इंस्टेंस वेरिएबल बन गया, खाली स्टैटिक लगा दिया इसलिए ये स्टैटिक वो वेरिएबल बन गया। राइट और इसकी फिर अब चीज़ें चेंज हो गई, पहले वो ऑब्जेक्ट के साथ लिंक था, 10 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा 10 बार मेमोरी मिलेगी। क्लास के साथ लिंक कर रही हाँ, अब ये मैं एक ऑब्जेक्ट, चाहे मैं 10 ऑब्जेक्ट बनाऊँ 20 ऑब्जेक्ट बनाऊँ, चाहे एक भी ऑब्जेक्ट ना बनाऊँ, मतलब नहीं है, 4 बाइट जाएगी। जाएगी
तो ये दूसरी आइटम हो जाती है इसमें। तो अभी इसकी एक्सेसिबिलिटी भी देख ली हमने, अब इसको रनर देख लेते हैं। ग्लोबल वेरिएबल स्टैटिक वेरिएबल रनर, PSVM a इक्वल्स टू न्यू a डॉट m1। ठीक है, इसे रन करेंगे, क्या आउटपुट आएगा? 0, क्योंकि कुछ डिफाइन नहीं किया है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 सेट हो जाएगी। ठीक है, तो अभी सीन क्या है अभी ना, पर ये इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट ये पार्ट नहीं था, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आएगा अब एक्सेसिबिलिटी वाला, कि मैं क्यों ये मेथड में ही करें क्या वो चीज़, हाँ वो चीज़ मेथड में ही करते हैं, वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। ठीक है, तो अभी हमने अभी जितना बताया ना, पर इतना याद रखना है मेथड के टाइम पे, फिर वो काम आएगा। नेक्स्ट क्लास मेथड की होने वाली है वैसे भी। तो अभी मैंने क्या देखा है, ये दो चीज़ें देख ली कि इंस्टेंस एरिया होता है इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल में खाली एक ही डिफरेंस है, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ, स्टैटिक वेरिएबल के साथ स्टैटिक कीवर्ड लगा हुआ है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। द वेरिएबल विच आर डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द मेथड विद स्टैटिक मॉडिफायर, दोज वेरिएबल्स आर कॉल्ड स्टैटिक वेरिएबल्स। स्कोप ऑफ स्टैटिक वेरिएबल अगेन वही होगा विद इन द क्लास। स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी एलोकेटेड ड्यूरिंग डॉट क्लास फाइल लोडिंग, दिख रहा है, एंड मेमोरी रिलीज एट अनलोडिंग टाइम। अनलोडिंग कब होगी? जब मैं बंद करूँगा JVM को, उसी टाइम होगी, या मैं सिस्टम डॉट एग्जिट मतलब वही बंद करने के अलग तरीके होते हैं, वो सब कॉल कर दूंगा। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन नॉन हीप मेमोरी। अब नॉन हीप से बस एक ही चीज़ है, वो उसको कभी डिलीट नहीं होगा, और कभी डिलीट क्यों नहीं होगा? क्योंकि गार्बेज कलेक्टर काम नहीं करता नॉन हीप में। एक बार आपने मेमोरी दे दी, अब वो पड़ी रहेगी, अब डिलीट नहीं होने वाली कभी। दूसरा, स्टैटिक वेरिएबल्स आर लिंक्ड विद क्लास, नॉट विद द वो ऑब्जेक्ट्स। तो पूरी एक क्लास के लिए आपको एक ही मेमोरी मिलेगी। आप इंस्टेंस वेरिएबल के 10 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो आपको 40 बाइट लगेगा। आप स्टैटिक वेरिएबल का एक बनाओगे, अब चाहे ऑब्जेक्ट चाहे 50 बना दो, 20 बना दो, एक भी मत बनाओ, 4 बाइट गई तो गई। तो ये डिफरेंस है। अब हाँ, अब कॉल करने के तरीके होते हैं, वो हमको देख लेना चाहिए, अच्छी चीज़ है। तो अब देखो, लोकल वेरिएबल को तो विद इन द मेथड ही एक्सेस कर पाओगे डायरेक्टली, नाम लोगे और यूज़ कर लोगे, है ना। ओके। अब मेरा जो इंस्टेंस वेरिएबल था, अब मैं अगर बेसिक रनर के अंदर से मैं कैसे एक्सेस कर पा रहा था इसे, a.m1 कर रहा हूँ ना यहाँ पे मैंने प्राइवेट, अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे लक्ष्य लोकल वेरिएबल है, ये इंस्टेंस वेरिएबल पे चलते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल पे जाके a.m1 कॉल किया मैंने, ठीक है। अब इससे ना मैं यह प्राइवेट हटा देता हूँ, हमेशा से प्राइवेट होना चाहिए। तो मैं इसे डायरेक्टली, अगर मुझे एक्सेस करना है इंस्टेंस वेरिएबल को, तो मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन कैसे? डायरेक्ट एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब क्या है? मेरे पास ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल है ना यहाँ पे a करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास a की, a.b करूँगा तो वैल्यू आ जाएगी b की, राइट। अब अगर मैं रन करूँगा तो डॉट ऑपरेटर से मैं एक्सेस कर सकता हूँ वेरिएबल, 0 और फॉल्स आ गई वैल्यूज़। अब लोकल वेरिएबल का तो कोई तरीका नहीं है बाहर एक्सेस करने का, क्योंकि मेथड के अंदर ही क्रिएट होगा, तो डायरेक्ट ही एक्सेस कर पाओगे। लेकिन इस इंस्टेंस वेरिएबल्स को आप ऑब्जेक्ट के रेफरेंस वेरिएबल के साथ डॉट ऑपरेटर लगा के भी एक्सेस कर सकते हो। अब स्टैटिक वेरिएबल को आप इन दो तरीके से तो एक्सेस कर ही सकते हो, लेकिन स्टैटिक वेरिएबल से भी अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ए है ना, यहाँ से मैं दूसरा बना देता हूँ जो नॉन प्राइवेट है, अच्छा पब्लिक क्या हुआ ये, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकता हूँ। अब इसमें दो तरीके हैं, पहला है विद, जो गलत है, ठीक है, विद रेफरेंस वेरिएबल। अभी देखो मैं जब करूँगा ना, स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस विद रेफरेंस वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे अब मैं अभी यहाँ पे ना बता नहीं रहा है मुझे, क्योंकि ये गलत तरीका है, क्योंकि ये क्लास के साथ कभी लिंक नहीं होता ना, ये क्लास के साथ लिंक है। तो मैं इसको मैं अगर टाइप करूँगा a.a तो अपने आप ही आ जाएगा। लेकिन IntelliJ मुझे बोलता रहेगा कि ये स्टैटिक मेंबर है, डायरेक्टली एक्सेस करो, ठीक है। राइट। अब मैं कर सकता हूँ इसे विद क्लास नेम,
मैं स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्ट क्लास नेम के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस विद क्लास नेम। अब क्लास नेम के साथ कैसे एक्सेस करते हैं? ए लिखा डॉट ए, काम खत्म। अब इसे रन करेंगे तो मेरे स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के दो तरीके हैं मेरे पास। या तो रेफरेंस वेरिएबल है, मैं उसके साथ एक्सेस कर सकता हूँ, पहली चीज़, पर वो गलत वो मानी जाती है क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट के साथ लिंक ही नहीं होते, तो रेफरेंस वेरिएबल तो ऑब्जेक्ट के होते हैं। ओके तो हमको एक्सेस ही डायरेक्ट करना चाहिए क्लास नेम के साथ ही। ये इसके दो फ़ायदे होते हैं। पहले तो ये कन्वेंशन गलत है कि आपके पास अगर आपको ये ए डॉट ये यूज़ करना है, ऑब्जेक्ट नहीं बना आपके पास तो जब भी वो वैल्यू है ही ना, तो रेफरेंस वेरिएबल की ज़रूरत है ही नहीं आपको, आप क्यों यूज़ कर रहे हो। तो और दूसरा कि आपकी ना रीडेबिलिटी बढ़ती है। यहाँ से अगर मैं ए डॉट ए कर रहा हूँ तो मुझे अंदर जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि भाई ये ना स्टैटिक है, क्योंकि अगर स्टैटिक नहीं होता तो मैं क्लास नेम के साथ इंस्टेंस वेरिएबल तो एक्सेस कर नहीं सकता, और मेथड के अंदर के जो वेरिएबल हैं वो तो मेथड के बाहर ही एक्सेस नहीं हो सकते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये डायरेक्टली इससे देख के ही समझ आ जाता है आपको, आपको अंदर जाके देखने की भी जरूरत नहीं है। आपके स्टैटिक वेरिएबल है, या सेम विद स्टैटिक मेथड के साथ भी सेम होता है, तो आपको जाके देखने की भी ज़रूरत नहीं है स्टैटिक कीवर्ड के साथ। तो इसलिए हमेशा क्लास नेम के साथ ही यूज़ करो ताकि पता चल जाए। और जावा की हमेशा जो क्लास नेम होते हैं वो कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, और हमेशा जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो कैमल केस होते हैं। पहला स्मॉल होगा, फिर नेक्स्ट वर्ड अगर 3-4 वर्ड जोड़ के बने तो फिर कैप्स होता रहेगा। जैसे टू लोअर केस, तो ये कैमल केस होता है, मतलब पहला कैरेक्टर स्मॉल होगा, बाकी जितने भी वर्ड आप ऐड कर रहे हो, क्योंकि टू एक वर्ड है, लोअर एक वर्ड है, या केस एक वर्ड है, तीनों को जोड़ रहे हो तो पहला वाला बस आप स्मॉल से स्टार्ट कर दो, तो ये कैमल केस बोल देते हैं इसको। तो हमारी जो भी रेफरेंस वेरिएबल होते हैं वो कैमल केस होते हैं, हमारी जो भी क्लास होती हैं वो खाली पहला कैरेक्टर कैप्स में होता है। तो स्टैटिक वेरिएबल रनर, तो आपको समझ आ जाता है कि कब क्लास का नेम आ रहा है और कब रेफरेंस वेरिएबल आ रहा है। तो यहाँ पे मैं समझ गया रेफरेंस वेरिएबल है और मुझे समझ गया क्लास है। अब हमारा ऑलमोस्ट ये स्टैटिक वेरिएबल कॉलिंग ये हो गया है। व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट मेथड दैट डिस्ट्रॉयज, अच्छा ठीक है, ये तो वही है। वेरिएबल्स वर्सेस डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, ये सारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हमने देख ही ली है। फॉर an instance and static variable, JVM will assign the default values. For local variables, the JVM won't provide the default values. ठीक है। In Java, before using the local variable, must initialize some values to the variable. Otherwise, compiler will raise error. ठीक है, ये हमने पहले देख लिया है दोनों ही। फिर क्लास वर्सेस ऑब्जेक्ट, हाँ ये देख लेते हैं अभी। अब देखो क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसमें सबसे ना मतलब जितनी भी आइटम है ये सब फर्जी है। बस एक चीज़ ध्यान रखो कि जैसे घर बनता है ना, अपना घर बनता है तो हम एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, घर का नक्शा जो कहते हैं, जो पास भी करवाना होता है। अगर बनवाया हुआ देखा हो तो, या सुना हो कभी भी इस बारे में, तो आप पहले अपना घर का डिज़ाइन करते हो, लेआउट बनवाते हो कि भाई मैं इतना फ्लोर बनाऊंगा, फिर यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे ये होगा, यहाँ पे ऐसा होगा। तो वो जाके आपको पास करवाना पड़ता है लोकल अथॉरिटी से कि भाई मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूँ, क्या ये लीगल है इस स्टेट में या इस जगह पे। तो वो फिर अप्रूव कर देती है। फिर आप उस डिज़ाइन के बेसिस पे बनाते हो घर, है ना। तो फिर ये जो ब्लूप्रिंट हो गया, अब ये फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो उसकी कोई है नहीं, ये तो कागज़ के ऊपर ही तो बना के ले गए आप अप्रूव कराने नक्शे को। और अगर देखा हुआ जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं विला वाले, तो वो डिट्टो सेम विला एक बार डिज़ाइन करते हैं, एक विला, और वही विला लाइन से खड़े कर देते हैं और बेचते रहते हैं फिर उसे। तो अभी जब तक वो विला कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है ना, वो खाली ज़मीन पड़ी है। तो खाली ज़मीन पड़ी है मतलब क्या है, मेरी रैम खाली पड़ी है, समझ गए। और जो वो नक्शा है जो आपने पास करा के आपके हाथ में पड़ा है, कागज़ का टुकड़ा, वो आपकी क्लास हो गई। अभी फिज़िकली कुछ नहीं हुआ है, अभी खाली आपने क्लास बना दी, मतलब आपके पास एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन आपकी ज़मीन के ऊपर कुछ नहीं है, आपकी रैम खाली पड़ी है। आपने एक विला बना के खड़ा कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कंप्यूटर साइंस में, आपने एक ऑब्जेक्ट बना के खड़ा कर दिया। तो आपने ऑक्यूपाई कर ली कोई मेमोरी, यहाँ पे आपने लैंड ऑक्यूपाई करके उसके ऊपर रख दिया। तो जो क्लास है वो खाली एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन हो गई, वो कोई फिजिकल नहीं है, वो लॉजिकल एंटिटी है खाली, फिजिकल नहीं है। जैसे ही आपने उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, जब मेमोरी कंज्यूम हो गई फिजिकल एंटिटी, तो फिजिकल हो गया वो। तो यही डिफरेंस है। और आप एक नक्शे से, आप एक ब्लूप्रिंट से मल्टीपल घर बना सकते हो ना, जो विला वाले करते हैं, जो विला प्रोजेक्ट होता है, डिटो सेम विला 50 बना के बेच दिया।
तो वही सेम सीन होता है यहाँ पे। आपकी जो एक क्लास है आप उसके बेसिस पे मल्टीपल बना सकते हो। जैसे स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट अगर मैं बनाता हूँ, स्टूडेंट क्लास बनाता हूँ, तो ऑब्वियस है एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल भी छोड़ो, एक क्लास के अंदर, मतलब जो रियल स्टैंडर्ड होता है 7th स्टैंडर्ड के अंदर 30 स्टूडेंट होंगे, तो आपको सेम स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट मल्टीपल टाइम्स बनाने पड़ेंगे। राइट। राम, श्याम, प्रिया, स्नेहा, सब एक एक ही स्टूडेंट होंगे। तो डिटो सेम होता है। तो क्लास क्या है अपनी लॉजिकल एंटिटी, और जैसे ही उसको आपने फिजिकल मेमोरी पकड़ा दी वैसे ही आप वो बन जाएगी, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यही डिफरेंस है। तो क्लास अब यहाँ पे डेफिनेशन हो जाते हैं अलग अलग। क्लास है लॉजिकल एंटिटी, इट कंटेन्स लॉजिक्स, वेयर एज ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल एंटिटी, इट रिप्रेजेंट मेमोरी। तो वही बोलने का तरीका है। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, इट डिसाइड्स द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, विदाउट क्लास वी आर अनेबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें बस वैसी हैं, बस टेढ़ा मेढ़ा बोल के वही चीज़ सेम चीज़ बताने की कोशिश करेंगी। बेस्ड ऑन अ सिंगल क्लास ब्लूप्रिंट इट्स पॉसिबल टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट, बट एवरी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइज मेमोरी। ऑब्वियस बात है, अगर ये तुम एरिया वेरिया वाली बात समझ गए। नूर तुम समझ गए ये वाली बात? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं। अरे यार थोड़ा को पूरा करो। ये देखो अभी अगर ये जो मेमोरी होती है ना, इसमें हाँ मेमोरी, रैम के बारे में तो पता होगा ना तुम्हें, रैंडम एक्सेस हाँ। मेमोरी। यस। ठीक है, तो जो हमारी रैम है, तुम देख रहे होंगे कि तुम्हारे सिस्टम में भी कुछ रैम होगी, 8 GB, 16 GB, 4 GB, कोई कन्फिग्रेशन होगा। अब वो क्या है, वो रियल स्टेट की तरह होती है कंप्यूटर साइंस में। हाँ हाँ। अभी अगर तुम्हें घर बनाना है तो तुम एक ब्लूप्रिंट करोगे ना, यहाँ पे मेरा किचन होगा, घुसते ही मेरी किचन होगी, ड्राइंग रूम होगा, ड्राइंग रूम के पैरेलल मेरी किचन होगी, उसके पीछे मेरा बेडरूम होगा, फिर फर्स्ट फ्लोर में 2 बेडरूम होंगे, उसके ऊपर छत होगी। तो ये तुम्हारी लॉजिकल एंटिटी हो गई कि तुमने एक ब्लूप्रिंट बना दिया कि यार ऐसा है। तो वैसे क्लास के अंदर जब हम लिखते हैं तो हम भी, अब ये जो तुम्हारे कमरे हैं वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना, तो वैसे ही Correct. क्लास के अंदर मेरे वेरिएबल्स हैं वो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं। इंट ए 4 बाइट ऑक्यूपाई कर ली, इंट बी एक और 4 कर ली, बुलियन बी 1 बाइट बिट कर ली, शॉर्ट 2 बिट कर ली, 2 बाइट कर ली। तो ये भी क्या कर रहे हैं, मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तुम्हारे वहाँ पे कमरे कर रहे थे, यहाँ पे मेरे वेरिएबल्स कर रहे हैं। और तुम ग्रुप कर दो इनको, तुम कमरों को ग्रुप कर दो, कमरे, सारे कमरे, मतलब ड्राइंग रूम, किचन, सबको कमरे मैं भी मान रहा हूँ, तो तुम सब कमरों को ग्रुप कर दो तो तुम्हारा घर बन रहा है ना। मैं सारे right. वेरिएबल्स को ग्रुप कर दूँ तो मेरा एक क्लास बन रही है। और तुम जब घर बनाओगे तो तुम एक लैंड एक्वायर करोगे, उसके ऊपर ही तो बनेगा। तो जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मेरी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। तो जब तुम्हारे घर का जो नक्शा है, जो ब्लूप्रिंट है, जब तक वो तुम्हारे हाथ में है, जब तक तुमने कोई एरिया ऑक्यूपाई नहीं किया है ना अभी तक, तो Right. वही काम चलता है यहाँ पे भी। जब तक आपने खाली क्लास बनाई है, जब तक कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही तुमने मेमोरी उसका ऑब्जेक्ट बना दिया, वैसे ही मेमोरी ऑक्यूपाई होनी शुरू हो जाती है। तो वही चीज़ यहाँ चल रही है। तो सिविल इंजीनियरिंग बेस्ड ऑन ब्लूप्रिंट ऑफ द हाउस, इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट मल्टीपल हाउसेस इन डिफरेंट प्लेसेस। बस एरिया चाहिए, मेमोरी चाहिए। अगर मेरी मेमोरी ख़त्म हो गई, मेरा एक स्टूडेंट 10 बाइट का था और मेरे पास 100 बाइट ही थी, तो 11वां स्टूडेंट नहीं बना पाऊंगा मैं, है ना। राइट। तो वैसे ही रियल लाइफ में भी अगर तुम्हारे पास एक 100 गज का प्लॉट का घर बनाने का एरिया है, मतलब ब्लूप्रिंट है, और तुम्हारे पास 1000 गज ही है, तो तुम 10 ही बना पाओगे। 11 बनाने जाओगे, स्पेस ही नहीं है, कहाँ बनाओगे। तो डिटो सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ चलती है। फिर वी आर डिक्लेयरिंग द क्लास बाय द क्लास कीवर्ड, बट वी आर डिक्लेयरिंग द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड। ठीक है। और वी आर एबल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। अच्छा, ये हम बाद में देखेंगे, ये सारी चीज़ें ना एक एक करके देखेंगे। अभी हमने खाली न्यू कीवर्ड के साथ बनाया है, ये सारी चीज़ें देखते रहेंगे एक एक करके फ्यूचर में। और बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड, ठीक है, पहले से लिखा हुआ, बाद में डिस्कस करेंगे। इंस्टेंस वर्सेस स्टैटिक वेरिएबल, ये तुम्हें इसलिए गो थ्रू करा रहा हूँ यहाँ से कि कभी पढ़ने बैठोगे तो आइडिया हो जाएगा कहाँ पे क्या चीज़ है। फिर इंस्टेंस वेरिएबल के साथ जो हम अभी इसमें पर सारी वही चीज़ें जो मैं बता चुका हूँ। फॉर द इंस्टेंस वेरिएबल JVM विल क्रिएट अ सेपरेट मेमोरी। ठीक है। एंड एवरी ऑब्जेक्ट इट मीन्स सेपरेट इंस्टेंस वैल्यू फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट। सेम मतलब है इसका। 10 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो 10 के 10 में अलग मेमोरी जाएगी, क्योंकि मैं सेम तरीके के 10 घर अगर बना रहा हूँ तो सबके अंदर 10 कमरे होंगे ना, वो एक एक कमरा सबके अंदर होगा। अगर हर घर में एक किचन है और मैं 10 घर बना रहा हूँ तो 10 किचन होगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो गई। अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और 10 ऑब्जेक्ट के अंदर 10 स्टूडेंट बना रहा हूँ और 10 स्टूडेंट के नेम के अंदर एक सेक्शन है, एरिया है, नेम स्ट्रिंग का, रोल नंबर ले लो, रोल नंबर है इंटीजर, तो मेरी कितनी स्पेस ऑक्यूपाई होगी, 40 MB, सॉरी 40 बाइट, क्योंकि 4 बाइट का एक रोल नंबर है। तो वही चीज़ है। और फॉर स्टैटिक वेरिएबल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रिएशन, खाली एक मेमोरी एलोकेट होगी।
तो मैं एक क्लास टीचर रखूँगा सारे उसका, एक प्रिंसिपल नेम रखूँगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। अब प्रिंसिपल तो दो नहीं हो सकते, एक ही होगा, या स्कूल का नाम, वो ज़्यादा बेटर है, स्कूल का नाम एक ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि 10th क्लास का बंदा प्रिया दर्शनी स्कूल में पढ़ रहा है और 11th का DPS में पढ़ रहा है और सेम बिल्डिंग है उसकी, तो GD गोइन का 4th फ्लोर में चल रहा है। ऐसा नहीं, कंपनी चल जाते हैं, स्कूल नहीं चलते। तो उसके लिए मैं स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज़ कर सकता हूँ। और ठीक है, यहाँ पे क्या इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक, अच्छा ठीक है, ये कंपनी का नाम मैंने स्ट्रिंग कर दिया, स्टैटिक स्ट्रिंग कर दिया TCS। तो क्या ये एम्प्लॉय ID, सबके लिए एम्प्लॉय ID अलग होगी ना, राइट। सबकी एम्प्लॉय ID को 4 बाइट मिले। और फिर नाम है, ये नाम तो तुम मल्टीप्लाई कर देना 2 बिट से, जितने भी कैरेक्टर हैं 2 बाइट से मल्टीप्लाई कर देना, 10 10 3 अलग अलग हैं ये। और फिर सबके लिए लेकिन TCS सेम होगा। अब मैं सबके लिए अलग अलग TCS देने लग जाऊँ ना अगर, तो ये मेरी 6 बाइट का है TCS, तो 6 6 6 कितने हो गए 18। और ऐसे अगर मेरे पास 10,000 एम्प्लॉई हैं तो 10,000 इंटू 6 तो 60,000 हो जाएगी। तो भाई इतना क्यों वेस्ट करना, जब पता है कि यार ये तो एक ही रहेगा, मेरी कंपनी TCS है तो वो TCS ही रहेगी। अब चाहे एम्प्लॉई आए, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपर आए, चाहे कंपाउंडर आए, मतलब सेक्रेटरी आए, सेल्स आए, मार्केटिंग आए, मतलब नहीं, TCS ही रहने वाली है। तो मल्टीपल इसके वेरिएबल बना के सेंस नहीं बनता, तो हम इसको स्टैटिक डिक्लेयर कर देंगे, सबके लिए एक ही होगा। अब ये वाली जो टेबल है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये रट लिया तो पूरा ख़त्म हो गया मामला, ठीक है। इसके अंदर सब कुछ कवर है। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया इसका, थोड़ा सा वो ध्यान रखते हैं ना इसमें। तो इसमें लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड, कब डिक्लेयर्ड होते हैं, लोकल वेरिएबल इनसाइड द मेथड, है ना, और कंस्ट्रक्टर और विद इन द मेथड। इंस्टेंस वेरिएबल कहाँ होते हैं, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड ऑफ मेथड्स। ठीक है, ये सही है, इतना ही यार, यहाँ पे ना इसको ठीक करना पड़ेगा थोड़ा सा। स्टैटिक कहाँ पे, इनसाइड द क्लास, आउटसाइड ऑफ मेथड्स, बस सेम है, मतलब ये दोनों इंस्टेंस और इसका सेम है, बट डिफरेंस क्या होगा, इसमें स्टैटिक वेरिएबल लग जाएगा। यूसेज कहाँ पे होता है इसका, विद इन द मेथड ही होता है लोकल वेरिएबल, क्योंकि उसके बाहर तो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती। और कभी कभी तो जो फॉर लूप लगा रहा हूँ, या मैं इफ़ कंडीशनल स्टेट में लगा रहा हूँ, तो उसके अंदर ही होती है, तो ये बाहर तो मैं यूज़ कर ही नहीं सकता। इंस्टेंस वेरिएबल मैं विद इन द क्लास यूज़ कर सकता हूँ, और स्टैटिक वेरिएबल भी मैं इनसाइड द क्लास यूज़ कर सकता हूँ, बाहर भी यूज़ कर सकता हूँ ऑपरेटर के साथ। और यहाँ पे व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड, जब मेथड स्टार्ट होता है ना लोकल वेरिएबल का, व्हेन मेमोरी इज डिस्ट्रॉयड, व्हेन मेथड एंड्स। इंस्टेंस वेरिएबल का व्हेन मेमोरी इज एलोकेटेड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, व्हेन मेमोरी इज डिस्ट्रॉयड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। स्टैटिक वेरिएबल के साथ मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब क्लास फाइल डॉट क्लास फाइल लोड होती है, और मेमोरी कब डिस्ट्रॉय होती है, जब डॉट क्लास फाइल अनलोड होती है। मतलब तुम क्लास लोड टाइम भी बोल सकते हो, डॉट क्लास बोलने की जरूरत नहीं है, वो बात सेम ही है। तो डॉट क्लास बोलना है डॉट क्लास बोल दो, या क्लास लोड टाइम या क्लास अनलोडिंग टाइम बोल दो, वो भी दोनों चल जाएगा। इनिशियल वैल्यूज़ लोकल वेरिएबल को नहीं मिलती है ना, नन, मस्ट इनिशियलाइज द वैल्यू बिफोर फर्स्ट यूज़। ठीक है, अगर यूज़ ही नहीं कर रहे हो, डिक्लेयर करके छोड़ दे रहे हो, फिर भी चलेगा, बट वो पागलपंती होगी, बिना बात के भी 4 बाइट चलेगी, या मतलब जितना भी आपका वेरिएबल है उसकी स्पेस चलेगी, जितना भी वो मांगता है। फिर इंस्टेंस वेरिएबल को JVM देता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़, और स्टैटिक को भी JVM देता है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ असाइन बाय JVM। ठीक है, और रिलेशन विद ऑब्जेक्ट, लोकल वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं होता ऑब्जेक्ट का के साथ, क्योंकि मेथड के साथ अगर हम बात करें तो जितनी बार भी तुम मेथड कॉल करोगे उतनी बार वो लोकल वेरिएबल बनेगा और डिस्ट्रॉय होता रहेगा, है ना। और बाकी चीज़ भी हम देखेंगे, वो बाकी सारी चीज़ें वन टाइम कॉल वाली होती हैं, तो वो तो बस एक बार चल के ख़त्म हो जाएगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और फिर इसमें क्या होता है, इंस्टेंस वेरिएबल के साथ जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे उतनी बार इंस्टेंस वेरिएबल की को मेमोरी एलोकेट होगी। और स्टैटिक वेरिएबल के साथ क्या होता है, कितने भी ऑब्जेक्ट बनाओ मतलब ही नहीं, ऑब्जेक्ट बनाओ भी मतलब नहीं, एक बार मेमोरी एलोकेट होगी। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स 1 कॉपी इज क्रिएटेड, इट्स अ सिंगल मेमोरी। एक्सेस कैसे कर सकते हैं इसको, विद इन द क्लास, क्योंकि इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, विद इन द मेथड डायरेक्ट एक्सेस इज पॉसिबल। फिर इसकी एक्सेसिबिलिटी क्या है, बाय यूजिंग द ऑब्जेक्ट नेम या ऑब्जेक्ट रेफरेंस, वो कर सकते हैं कि रेफरेंस से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका हम करते हैं बाय क्लास नेम। कर किस चीज़ से सकते हैं इसको भी रेफरेंस वेरिएबल से हम एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं। ठीक है, मेमोरी कौन सी है, स्टैक, हीप और नॉन हीप। ठीक है, तो बस यही है मेन पूरे वेरिएबल में। अगर ये वाला चार्ट याद है तो पूरा वेरिएबल सॉर्टेड है तुम्हारा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
सब क्लीन है, ठीक है। Okay. अभी बस ये याद रखना, डॉट क्लास लोड टाइम पे वो मेमोरी से मिल जाती है Yes, yes. इस स्टैटिक वेरिएबल्स को। ये बिल्कुल दिमाग में डाल के आना कल की क्लास में, क्योंकि कल हम मेथड्स कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। Okay. Okay. मैं भी कोड पुश कर देता हूँ यहाँ पे, और अपना अपना वो कर लेना। तुम्हारा तो चल जाएगा ना जो आज हमने सॉर्ट कर दिया, उसके बाद अभी तुम वापस बिल्ड करके देखना, तो इसमें वो हो जाएगा हमारा -m वेरिएबल कंप्लीटेड। तो मैंने कोड भेज दिया, मैं ये रिकॉर्डिंग